चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस इनोवेशन या डिफेंस टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एक हमारा टॉपिक है सबसे अहम वो होता है डिफेंस। अगर मैं इनोवेशन की बात करूं, क्योंकि बहुत टाइम से नरेंद्र मोदी जी ने भी और हमारे देश की सरकार ने काफी ट्राई किया है कि कहीं ना कहीं डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन लाया जाए, हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, क्लास ब्लर आ रही है? अभी ठीक है क्लास? इज ऑडियो वीडियो क्लियर? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे बता दीजिए एक बार। एक बार ये वाले स्विच चलाना है, पंखे को छोड़कर एक बार सारे चला दो। ठीक है, तो आप लोग सुन लीजिए, आप लोग बस सुन लीजिए। अगर थोड़ी ब्लर आ रही है, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि वैसे भी मैं बोर्ड पे लिख के नहीं पढ़ाने वाला हूं, तो प्लीज सुनने का ट्राई करिए। तो हम करें उस पर काफी सालों से जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब दूसरी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, तो हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा नहीं होता और हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूप होल खोल देते हैं। ठीक है, जब हम दूसरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे से इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमारे पास खुद का इंडिजिनस नहीं रहता जरूरत के टाइम पर। वो कहीं ना कहीं खतरा बन जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत बाकी चीजों की जो लॉन्च हुआ है सरकार की तरफ से, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस पे आने के सवाल बहुत सारे हो भी जाते हैं। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। टॉपिक इज बेटा डिफेंस एंड एरोस्पेस इनोवेशन। डिफेंस एंड एरोस्पेस इनोवेशन। एरोस्पेस को आप छोड़ दीजिए, अब डिफेंस इनोवेशन को याद रखिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस इनोवेशन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो इंट्रोडक्शन में आप आत्मनिर्भर भारत की बात करिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात करिए। इंडिजिनस कैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, क्यों लानी चाहिए, ये बताइए। अच्छा, एक मैं दूसरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर देता हूं, वेट करिए। अब बताइए मुझे, आप सही है? अभी सही है क्या? चलिए ठीक है, स्टार्ट करिए इंट्रोडक्शन से। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। मैम वो एयरटेल हरी वाला चल नहीं रहा वाईफाई, और मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है, तो एक बार उनका ऑफिस खुले तो एक बार आप बोल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि क्यों नहीं चल रहा है, क्या कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। इनसे ही चलता है ना वैसे जनरली, तो ऐसे तो मैंने काम चला लिया है अभी। आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। अभी क्लियर है ना बेटा?
चलो, डिफेंस इनोवेशन पे जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। इनोवेशन और इंडिजिनसनेस दो चीजें बहुत जरूरी है, उसको लेकर आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे जैसे प्रवीण ने बनाया है। प्रवीण ने क्या इंट्रोडक्शन बनाया है? डिफेंस इनोवेशन अ क्राउन ज्वेल इन इंडियाज डेवलपमेंट। डिफेंस इनोवेशन अ क्राउन ज्वेल इन इंडियाज डेवलपमेंट, या फिर सिक्योरिटी जो 21st सेंचुरी में है आज, वो बॉर्डर से डिफाइंड नहीं है, कहीं ना कहीं वो बैंडविथ, डिजिटलाइजेशन उनसे डिफाइंड है। वीपन से अब सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जाती, अब विजडम से की जाती है। अब इनोवेशन क्यों जरूरी है उस पर बात करना है। व्हाई द इनोवेशन इज नेसेसरी, क्योंकि डिफेंस इनोवेशन अब बैटलफील्ड से डिजिटल डोमिनेंस पर चला गया है। अब युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता है, ग्राउंड में नहीं लड़ा जाता है, ठीक है। अब युद्ध ग्राउंड में, मैदान में नहीं लड़ा जाता है, अब युद्ध कहां लड़ा जाता है? कहां लड़ा जाता है? डिजिटल सेक्टर में लड़ा जाता है, डिजिटल डोमिनेंस में लड़ा जाता है। और मैन पावर की जगह अब हमें मशीन्स की जरूरत होती है, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। आप क्यों नहीं लिख रहे हो? तो अभी कब आए आप? 2 मिनट तो हो ही गए आपको। इंट्रोडक्शन बनाइए डिफेंस इनोवेशन पे। वेरी गुड दीपेश, वैभव। वाई द डिफेंस इनोवेशन नेसेसरी, उस पर बनाइए एक पैराग्राफ कि आज जो सिक्योरिटी 21st सेंचुरी में है वो बॉर्डर से नहीं, बैंडविथ से डिफाइंड है, मैन पावर से नहीं, मशीन से चलती है, बैटलफील्ड में नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से चलती है। तो आज इस जर्नी की बात करें तो इनोवेशन इज नॉट जस्ट एन एडवांटेज, इट इज द सर्वाइवल। इनोवेशन सिर्फ एक फायदे की बात नहीं है, इनोवेशन आज सर्वाइवल की बात हो गई। क्योंकि डिफेंस में अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके नहीं आओगे, तो हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड गरिमा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से लिखना है, बहुत बढ़िया। लिख लिया आपने? Defense has always been the first line of security for any nation. Innovation in defense is the utmost priority as the global village is evolving from the battlefield to digital dominance. ठीक, ठीक है, कोई नहीं, चलेगा, सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रवीण। अल्टीमेटली कैसी डिफेंस इनोवेशन चाहिए हमको? इंडिजिनस चाहिए, इनोवेटिव चाहिए और इंक्लूसिव चाहिए। इंडिजिनस मतलब हमारी खुद की इनोवेशन भी हो, तो हमारी खुद की इनोवेशन हो, हमने खुद ने बनाया हो, डीआरडीओ ने बनाया हो। इनोवेशन बाहर से लाकर भी कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज हम बाहर कंट्री पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। कुछ भी मेंटेनेंस, रिपेयरमेंट कराना होगा तो उसके पास बार बार जाना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी के लिए। हमारा डेटा, हमारे नीड्स सब उस फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो इनोवेशन सिर्फ होना जरूरी नहीं है, इनोवेशन का दो चीज होना जरूरी है। इनोवेशन इंडिजिनस भी होना चाहिए और इंक्लूसिव भी होना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब डिफेंस इनोवेशन इस तरीके से हो कि वो उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका रिपेयरमेंट, उसका एक्सेस हमारे देश में एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीआरडीओ कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी उसमें पार्टिसिपेट करे। कोई अगर स्टार्टअप डिफेंस सेक्टर में आना चाहे तो वो आ पाए। उस तरीके से टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को इंक्लूसिव रखना चाहेंगे ताकि डिफेंस सेक्टर जो है और मजबूत हो। वेरी गुड सिद्धार्थ दया। डिफेंस इनोवेशन इज द गेटवे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स एडवांसमेंट, असर्टिवनेस एंड एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, ठीक है।
developmental story of every nation in the world. It is the sector which is not only limited to air, water, and land, but also have included domains such as cloud, cyber, and database in IT, and thus multiple innovations in important aspects of. वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। ओवरऑल हमें सिस्टमेटिक, स्मूथ और सिक्योर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इनोवेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो डिफेंस इनोवेशन का मतलब क्या होता है? डिफेंस इनोवेशन का मतलब होता है जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जाए वीपन सिस्टम में। क्या की जाए? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। स्पेस एसेट्स में और सर्विलियंस में एडवांसमेंट की जाए। जैसे सोच सकते हो आप कैसे, कौन सी एडवांसमेंट्स हो रही है? अब धीरे धीरे आप देख लो ना, अग्नि है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, कितनी अपनी अपनी जो रेंज है हर बार वो मिसाइल की बढ़ती जा रही है। तेजस है, आप जो एयरक्राफ्ट सब आ रहे हैं ना, वो और लॉन्ग रेंज के, उनके इंजन्स और पावरफुल हो रहे हैं। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स भी आ रहे हैं। यस 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 यस। अब राफेल में देख लो आप, कितनी ज्यादा फीचर्स उसमें दिए गए हैं। ब्रह्मोस में देख लो, रेंज में देखो, इंजन में देखो, ट्रेजेक्ट्री में देखो, बहुत सारे इनोवेशन हमारे पास हो गया है और खुद का हुआ है। डीआरडीओ ने भी बहुत लार्ज स्केल पर वीपन सिस्टम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है। डीआरडीओ जो हमारी प्रमुख एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसी है डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1958। तो इसका जिक्र करे बिना you cannot start the essay, you cannot start the body. It is super important because examiner will look for it कि have you mentioned the DRDO or not, because they want to know कि are you aware about the agencies and the institutions working in this sector or you are just making arguments in, समझ रहे हो ना, कि ऐसे ही बस खुले में बना दिया। तो वो चीज बेटा जरूरी, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, यस बेटा ये सब इनोवेशन हो रहा है। और इंडिया की मिसाइल सिस्टम में आप देखो, चाहे अग्नि हो, पृथ्वी हो, आकाश है, ब्रह्मोस है, उन्होंने दो चीजें यहां पे दिखाई है। दो कीवर्ड बेटा आपको याद रखने जब भी डिफेंस की बात हो। क्रेडिबल डिटरेंस, क्या दिखाया है? क्रेडिबल डिटरेंस। क्रेडिबल डिटरेंस का क्या मतलब होता है? क्रेडिबल डिटरेंस का क्या मतलब होता है कि आप अपने एनिमी कंट्री या सामने वाली कंट्री को रेस्ट्रेंट दिखा पाओ, आप उसको पावर दिखा पाओ कि हमसे अटैक करने से पहले सोच लेना। डेटरेंस क्रिएट कर रखा है हमने कि वो सामने वाला अटैक करने से पहले सोचेगा, 10 बार सोचेगा। और क्रेडिबल डेटरेंस का मतलब होता है ऐसा डेटरेंस जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें कि हाँ, हमने बोला है कि सामने वाला रुकेगा, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है। खुले में बात नहीं करते। एक तो ये है कि मैं खुला बोलूं मेरे पास न्यूक्लियर वीपन है, मेरे पास ये है, और एक सच में हो, तो वो क्रेडिबल डेटरेंस हो जाता है। तो डिफेंस इनोवेशन से अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मो, इन मिसाइल्स की मदद से हमारे पास क्या आ गया है? और प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। प्लीज ये कीवर्ड नोट करिएगा, इन कीवर्ड्स के बिना योर ऐसे वॉन्ट बी कंप्लीटेड इफ द क्वेश्चन इज ऑन डिफेंस। हाँ, लाइक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, श्री लक्ष्मी, ऐसे ही होगा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्रिएट्स डेटरेंस। इवन इफ यू से ब्रह्मोस मिसाइल इज द मोस्ट यूजफुल टूल फॉर डेटरेंस। सबको पता है ब्रह्मोस छोड़ दी तो आसपास की एनिमी कंट्रीज तो कवर, एनिमी कंट्रीज ऐसे कोई टर्म नहीं होता है, आसपास की कंट्रीज कवर हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, एट द सेम टाइम फिर तेजस की बात हम कर रहे हैं, फिर हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे बहुत सारे आ गए हैं। तो ये क्या है? हम मिग से राफेल की तरफ जा रहे हैं, आज तेजस की, ब्रह्मोस की बात कर लो। ये इंडिया का इनोवेशन दिखा रहा है फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंस टू इंडिजिनस डिजाइन, कि हम इंपोर्ट से अब इंडिजिनस डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये तो आपका हो गया बैकग्राउंड। ये तो आपका क्या हो गया? बैकग्राउंड। अब आप 3 पैराग्राफ बनाएंगे डिफेंस इनोवेशन के, कि डिफेंस इनोवेशन क्यों जरूरी है। ये तो मैंने बता दिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे कैसे हो रहा है, जो जरूरी है आपको बताना। इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद पहले आप एक दो पैराग्राफ तो उसके लिखेंगे ही ना, कि अब तक इंडिया ने क्या कर लिया। सीधे थोड़ी नीड पे कूद जाएंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि जिस पे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये डेली डेली कुछ ना कुछ न्यूज में। थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा इस टॉपिक में, जो हम बना चुके हैं।
अब हम लिखेंगे कि बेनिफिट्स या नीड क्यों है डिफेंस इनोवेशन की, व्हाट इज द नीड। 3 पैराग्राफ हम बनाएंगे, डायमेंशंस क्रिएट नहीं करेंगे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, इसमें सिंपली आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट है? सबसे पहला बेनिफिट क्या है इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी का? वेरी गुड कौशिक, अग्नि 1 से अग्नि 6 तक। यस आदेश प्रीत, एनएस नीलगिरी, वेरी गुड। रेंज बढ़ती जा रही है, 1000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर की रेंज हमने अग्नि मिसाइल से कवर कर ली है। अब आप लोग 3 पैराग्राफ बनाएंगे बेनिफिट्स के, नीड के, व्हाट इज द नीड ऑफ डिफेंस इनोवेशन, और उसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या देंगे? सबसे पहला पैराग्राफ किस आर्ग्यूमेंट पे बनेगा मुझे बताइए। हाँ, आप कह सकते हैं सॉवरेनिटी कह सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह यूज में ले सकते हैं सबसे पहले तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी, वेरी गुड दीपेश, सबसे पहले इंपोर्ट डिपेंडेंसी को, फिर उसमें आप बॉर्डर सॉवरेनिटी और ये सब बात करिए। सबसे पहले बेनिफिट देखिए कि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होती है, फिर उसमें लिखिए सब लोग कि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होती है तो उससे क्या फायदे हैं, ऐसे पैराग्राफ बनाइए। चलिए सब लोग ऑनलाइन में ट्राई कीजिए। ठीक है, एक बार मैं दूसरा वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूं बेटा, दूसरा वाईफाई ऑन हो गया है, तो 2 सेकंड देना मुझे। ठीक है बेटा, मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, दूसरा मुझे ऑनलाइन वाले बता दे क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, मुझे एक बार बता दीजिए ऑनलाइन वाले, क्योंकि मैंने एक दूसरा वाईफाई कनेक्ट किया है, एक्चुअली मैंने तीसरा किया है कनेक्ट। अच्छा, इसमें वीडियो ठीक नहीं आ रही, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। होगा, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले क्या होगा? सेल्फ रिलायंस, इंपोर्ट कम करना, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? तो बिगिन विथ, या फिर बेनिफिट्स को बताते हुए कि डिफेंस इनोवेशन, फर्दर मोर डिफेंस इनोवेशन इज इसेंशियल फॉर आत्मनिर्भर
भारत इन डिफेंस सेक्टर, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया हैज ऑलवेज रिलाइड अपॉन इंपोर्ट्स फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। हमेशा से इंडिया ने इंपोर्ट करा है शुरू से ही, विच नॉट ओनली बर्डन्स द इकोनॉमी बट ऑल्सो क्रिएट्स स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी या डिपेंडेंसी। ना केवल वो अर्थव्यवस्था को बर्डन करता है बल्कि इट ऑल्सो क्रिएट्स स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। इंडिजिनस इनोवेशंस थ्रू डीआरडीओ, प्राइवेट स्टार्टअप्स या एकेडमिया कैन रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। रिड्यूस कर देगा डिपेंडेंस को। कैसे? डीआरडीओ अगर इनोवेशन करता भी है तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कैसे होगी? We would be able to create our own weapon systems or own supply chain. Additionally, we can export them back as well. खुद की क्या बना पाएंगे हम? सप्लाई चेन। खुद का फुल कंट्रोल हम सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को दे पाएंगे। यही लिखा है आपने? कुछ एक्स्ट्रा लिखा है? हाँ, यस, ये भी है। ओवरऑल हेल्प, ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग और डिजिटल सॉवरेनिटी और ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। तो और इसको अगर आप और एक्सटेंड करना चाहे तो आप लिख सकते हैं जैसे अक्षत ने किया है कि इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी सस्टेन होंगे और इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट होगी। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा क्या फायदा है? Dominance in global market. Like earlier we used to heavily dependent on Russia and USA for import. Now we made our indigenous aircraft. ये तो सेल्फ रिलायंसी में ही आ जाएगा ना। आप उसकी जगह बनाइए आप उसकी जगह बनाइए ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस। हाँ, साइबर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे बेटा, ये साइबर टेक्नोलॉजी इसमें ही आ जाएगा। दूसरा पैराग्राफ बनाइए हाउ इट वुड इनहेंस कॉम्बैट इफेक्टिवनेस। कॉम्बैट इफेक्टिवनेस या फिर ऑपरेशनल रेडीनेस कैसे इंप्रूव होगी इससे, इस पे बनाएंगे। चलिए, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इस पे पैराग्राफ बनाओ कि कैसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से सेल्फ रिलायंस तो बढ़ेगी, इस पे तो आपने बना दिया। कैसे ऑपरेशनली मिलिट्रीली कॉम्बैट करने के लिए हम और इफेक्टिव हो जाएंगे, इस पे बनाओ। वेरी गुड आदेशप्रीत, बहुत बढ़िया। अशोक, इसका मतलब है कि जब हम युद्ध करने जाएंगे तो युद्ध करते वक्त हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, हम कितनी स्विफ्टली, कितने स्पीड में बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए ऑपरेशंस, मिलिट्री वॉरफेयर करके आ सकते हैं। जब भी इंडिया पाकिस्तान का इशू होता है, आपको पता होगा कि इंडिया को आप किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया बिना परमिशन लिए, बिना वेट किए खुद से ही स्ट्राइक करके आ जाता है। क्योंकि आज के जो, ऐसे लिखेंगे देखो, टुडेज मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स डिमांड, टुडेज मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स डिमांड स्विफ्टनेस, एजिलिटी, स्विफ्टनेस हो गया, एजिलिटी चाहिए और प्रिसीशन चाहिए। क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए। आज के युद्ध तीन चीजों पे लड़े जाते हैं। एजिलिटी, कितना जल्दी लड़ सकते हैं, स्विफ्टनेस और प्रिसीशन, कितना टारगेट करके हम लड़ सकते हैं, कितना टारगेट पे अच्छे तरीके से अटैक कर सकते हैं। तो आज अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो इंडिजिनस है, जो इनोवेशन है, जैसे कि एआई इनेबल्ड सर्विलियंस सिस्टम, इनोवेशन सच एज एआई इनेबल्ड सर्विलियंस सिस्टम, हाँ, ड्रोन्स, यूएवी, अनमेन्ड आर्म्ड व्हीकल, यूएवीज, या आजकल ड्रोन स्वाम भी आ गया है।
है ना, एक साथ ड्रोन्स के झुंड आकर अटैक करते हैं, या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, या फिर एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऐसे टेक्नोलॉजीज अगर आती हैं देश में तो हमारी मिलिट्री या कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अब देखो ना, पाकिस्तान ने, इंडिया ने भी रिसेंटली टसल हुआ, मिसाइल नहीं आई, पहले ड्रोन अटैक हुए। तो आजकल क्या है कि लॉन्च करो, अटैक करो, इससे पहले ड्रोन उड़ा दो, उतनी देर में तो ड्रोन उड़ के अपना डाटा कलेक्ट करके कैमरा वैमरा लेके आ जाएंगे। तो आज के टाइम पे स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, स्विफ्टनेस चाहिए, एजिलिटी चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, फुर्ती चाहिए। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। इस पॉइंट को कैसे देखेंगे, जैसे पहले जो होता था, मतलब अभी भी है, जो टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की हुई है उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, अदर देन उसके साथ प्रॉपर प्योर ट्रेनिंग, प्रायर ट्रेनिंग भी चाहिए होती है कि इसको पहले समझे पूरे सिस्टम को कैसे वर्क करेगा। इंडिजिनस में ये होता है कि हमको पहले से हमारी पता है कि हमें इसको क्या हमारे फंक्शनिंग है, तो समझ गया, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। अगर मान लो कि सडनली आता है, मैं समझ गया। उसको ऐसे लिखिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। ये पूछ रहे हैं हमसे कि अगर पुरानी टेक्नोलॉजी होती है तो कई बार रिपेयर करने में, ट्रेन करने में, टेक्नोलॉजी को यूज करने में बहुत टाइम लग जाता है। खुद की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो तो फटाफट काम हो जाता है। तो उसको कैसे लिखेंगे? इंडिजिनस इनोवेटिव डिफेंस लॉजिस्टिक्स इंडिजिनस डिफेंस लॉजिस्टिक्स कोमा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। क्या कहते हैं? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। कि पहले ही हम अपने को प्रेडिक्ट करके चले कि ये मेंटेनेंस यहां जरूरत पड़ेगी, हमें खराब हो गई चीज फिर नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी हमको पता है कब कब मेंटेनेंस चाहिए, कब कब ये ठीक हो सकती है। या फिर आप कह सकते हैं बैटलफील्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि हमारे पास डिसीजन और सपोर्ट सिस्टम खुद का है, तो हम ट्रेन भी फटाफट कर सकते हैं और लॉन्च भी फटाफट कर सकते हैं। ओवरऑल इनोवेटिव डिफेंस लॉजिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और बैटलफील्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अलाउ फास्टर रिस्पॉन्स। क्या होता है उससे? फास्टर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और कैजुअलिटीज मिनिमलाइज होती है। कैजुअलिटीज कैसी होती हैं? कम हो जाती हैं। यस, वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड सुहास। यस, जैसे ड्रोन्स आर चीपर, इजी टू यूज। वेरी गुड कौशिक, यही बात है बेटा, यही चीज है कि कितने कम कॉस्ट में कितना ज्यादा स्विफ्टनेस के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है। हाँ, एक और बेनिफिट क्या हो सकता है? किसका? हाँ, During 1999 Kargil War, India was dependent on Russian security strategy point, leading to fatalities of brave soldiers. From that point to this surgical strike and other strikes, India independently carried out successful operations. As it came smartly without being dependent on other nations. बढ़िया। एक और बेनिफिट क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी तो होगी बेटा, नेशनल सिक्योरिटी पे बना लो। चलो, लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी। चलिए एक पैराग्राफ और बनाइए बेनिफिट का, इससे लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी कैसे इनहेंस होगी। यस, वेरी गुड आदेशप्रीत। ऑपरेशनल स्किल्स बढ़ जाती है भाई, खुद की टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना ज्यादा आसान है ना। चलिए अब बताइए कि कैसे लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। लिखने का प्रयास कीजिए, नहीं आता तो मैं लिखवाता हूं। जो लोग रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनको भी मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग भी इसी बीच 2 मिनट का अगर गैप है तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए, स्किप मत करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि अपने लेवल पे आप कहां तक पहुंचे हैं। मैं तो बता ही दूंगा। चलिए, एवरीवन इन ऑनलाइन मोड, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। बेटा आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। इस पे भी एक पैराग्राफ बना दो, लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव होगी।
वेरी गुड। हाँ जी। एक ही पॉइंट लिखना है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। India still being dependent on S-400 air defense system. As we've seen, the operations improve. Due to India's dependency on other nations like Russia, does India with high innovative ideas can create their own defense system without being dependent on other nations, thus securing long-term national security. दूसरा करेगा तो India with indigenous UAV can use in surveillance for cross-border drug and human trafficking, leading to social security of nation. ठीक है, ठीक, बढ़िया। यस, इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी में इंक्लूड कर देंगे। इंटरनल सिक्योरिटी कर सकते हैं इसमें इंक्लूड, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करनी है। Defense innovation enhances the security of the nation in substantial ways. Early prediction of threat before it becomes real, improving national borders through smart fencing, cyber surveillance not only secures the border but also protects the defense ecosystem. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर जिसको नहीं आया उसको बता दूं मैं, in the 21st century, national security is inseparable from technological superiority. Defense innovation ensures that India stays ahead in critical technology. अगर हम इनोवेशन करते हैं, अगर हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, तो हम आगे रहेंगे बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में, सच एज क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन में होगा, डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स में हमारा लॉन्ग टर्म किस पे फोकस करें हम बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं 10 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी डोमिनेट करेगी लॉन्ग टर्म, अगर मैंने बोला है तो लॉन्ग टर्म पे 3-4 कीवर्ड आपको मेंशन करने पड़ेंगे। क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन, दूसरा डायरेक्ट एनर्जी वीपन्स, मतलब उसमें बुलेट्स नहीं छोड़ी जाएंगी, सिर्फ रेडियो एक्टिव एनर्जी आएगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। डायरेक्टेड एनर्जी वीपन उसको बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन पे खेलना पड़ेगा। इंडिया अभी काम भी नहीं कर पा रहा इन पे, और दूसरी कंट्रीज ने इसको डेवलप भी कर लिया है। और बायोसेंसर्स, बायोसेंसर हो गया, बायोसेंसर्स हो गया, स्पेस बेस्ड एसेट्स हो गए, लिख लीजिए स्पेस बेस्ड एसेट्स। ऑनलाइन वाले प्लीज नोट कर लीजिए, अगर लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी की बात करनी है डिफेंस की तो इस पे बात करिए। फिर ऑटोनोमस वॉरफेयर सिस्टम, ऑटोनोमस वॉरफेयर सिस्टम, इससे क्या होगा, अगर इन टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे तो इट विल एम्पावर इंडिया टू शेप ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इंडिया क्या कर पाएगा, ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे काम कर पाएगा। ठीक है, लाइट गई क्या, ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे काम कर पाएगा। और लॉन्ग टर्म में इंडिया का फ्यूचर कैसा रहेगा, सेफ गार्डेड रहेगा। समझ गए, इनको यूज करते हुए लॉन्ग टर्म में। अब इसका चैलेंज क्या है कि हमने सब कुछ किया साहब, इनोवेशन कर दिया, सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, उतने नहीं है, चलो ठीक है, उस पर भी एक चैलेंज बन जाएगा। लेकिन क्या चैलेंजेस है कि उतने लेवल पे हम इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, ड्रॉबैक्स कहाँ है, गैप्स कहाँ है। इंडिया की पार्लियामेंट में तो वंदे मातरम पे डिबेट हो रही है। हाँ बेटा सिद्धार्थ, मैंने सुना ये सुबह, बट ठीक है, उसका भी अपना एक अलग मुद्दा है। चैलेंजेस मेंशन करेंगे कि ये सब डिफेंस इनोवेशन और इन सब में चुनौतियां क्या है। सबसे पहले वही चैलेंज लिखना है, बेसिक चैलेंज जो होता है। कुछ भी तुम डिटेल्ड में अलग लिखने की कोशिश करोगे ना, फंस जाओगे और एग्जामिनर को तुम इंप्रेस नहीं कर सकते। कई मैंने देखा बच्चे चला के कुछ ऐसी नॉलेज डिफेंस की होती है जो डालने की कोशिश करेंगे कि ये सेंसर मिसिंग है,
ये पार्टिकुलर सेंसर जर्मनी से नहीं आ रहा है, ये रशिया से नहीं आ रहा है, ये है सबसे बड़ा फैक्ट। ऐसे नहीं होता। जितना बेसिक स्वीट एंड सिंपल टाइम लिमिट में आप लिख लेंगे ना, उतना एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, उतना वो समझ पाएगा कि आप कितना तरीके से, इजी तरीके से समझा पाते हो। एग्जामिनर कोई बच्चा तो है नहीं, तो आप अगर लिख दोगे फाइनेंस में कमी है तो वो समझ जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि पार्टिकुलरली डीआरडीओ में इस मिसाइल को इतना पैसा नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं होता। सिंपल सा एक प्यारा सा पैराग्राफ बनाएंगे। However, adversely, there are some challenges as well. The foremost obstacle is financial capacity of India. कैसे लिखेंगे उसको? बनाइए। फाइनेंशियल कैपेसिटी को एक बढ़िया सा 4 पैराग्राफ, 4 लाइन का एक पैराग्राफ बनाइए कि पैसे की कमी कैसी है तो उससे क्या इफेक्ट है, पैसे की कमी है और उससे क्या इफेक्ट है, ऐसे बनाइए पैराग्राफ। वेरी गुड। सबसे पहली चीज ही फाइनेंस आती है ना, फाइनेंस पे लिखिए। अशोक बेटा, आपने सारे चैलेंजेस एक में कर दिए, बेटा जी ऐसे नहीं करने, आप अलग अलग पैराग्राफ बनाओ। टेक्नोलॉजी का, बजट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग अलग पैराग्राफ बनाओ, वरना आप 2-3 पैराग्राफ और लिखने लगोगे तो फिर रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो जाएगा। और अगर पूरा टॉपिक इस पे आ गया, चैलेंजेस टू अचीव डिफेंस इनोवेशन, तो उस पे तो फिर आपको बनाने ही पड़ेंगे 4-5 पैराग्राफ। इसलिए अभी से सीख लो। वेरी गुड गरिमा, बहुत बढ़िया। लिखिए, बनाइए, फिर मैं बताता हूं। सबके सब लिखेंगे प्लीज। वेरी गुड एजे, सौम्यदीप, जितने लोग ऑनलाइन हैं सबके सब लिखेंगे, क्योंकि अब तो खत्म होने वाला है ना बैच। अब तो आपके क्या बचा है? अब तो एक आपके इंटरनेशनल रिलेशन बचा है, पीवाईक्यूज बचे हैं, कॉम्प्रेंशन हम करवाएंगे। और कॉम्प्रेंशन स्टार्ट उससे पहले तो कम से कम लिखना आप लोग शुरू कर दो, जो लोग नहीं लिख पा रहे। अदरवाइज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डे से लिख रहे हैं, उनका 100% यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे उनको, मैं देख चुका हूँ। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। ठीक है, वेरी गुड अक्षित, दया। टाइम पे बना लेना सबसे बड़ी चीज है, मैं तो ये कहता हूँ। टाइम पे बना लिया आपने, दैट्स इट। ठीक है, जिसको नहीं आया, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऑनलाइन वाले बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बता देता हूं अगर अभी भी नहीं आया तो। देखो, डिफेंस में इनोवेशन छोटी मोटी बात नहीं होती। सबसे पहले करनी पड़ती है रिसर्च। ऐसे कोई जोड़ तोड़ के कुछ नहीं बना दिया जाता। इट रिक्वायर्स इनॉर्मस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मैं और डीप में बोलूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पार्टिकुलरली 3 स्टेज आती है जिस पे काम करना पड़ता है: टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग और मास प्रोडक्शन। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि सबसे पहले तो टेस्टिंग का चैलेंज है। पैसा हमारे पास इतना है नहीं कि हम टेस्ट करें फेल हो जाएं, टेस्ट करें फेल हो जाएं, फिर दूसरी चीज टेस्ट करें। टेस्टिंग करना ही अपने में चैलेंज है। फिर दूसरा है प्रोटोटाइपिंग। क्या? प्रोटोटाइप मतलब उस सक्सेसफुल होने पर उसको ऐसे कि ऐसे मॉडल को रेप्लिकेट करना
कितने एक्यूरेसी के साथ आप दूसरा उसका बना पा रहे हो। और फिर अगर आप बना पा रहे हो तो तीसरा चैलेंज है मास लेवल पे प्रोडक्शन। और ये 3 स्टेज ऐसी होती है जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है, वो पैसे की कमी एक तो यहां दिखती है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंस में। फाइनेंस की दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड्स हैं। ये तो मैं टर्म बहुत बार यूज कर चुका हूं बेटा। तो जब भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट हो, ऐसे टॉपिक हो जिसमें पैसा टाइम लगता है, बायोटेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वहां पे आप एक यूज कर सकते हैं लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड्स, कि इनमें ना प्रॉफिट निकलने में टाइम लगता है। पहले 10 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल आप रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी बनाओ, फिर युद्ध में उसको प्रूव करो। जैसे इंडिया को टेक्नोलॉजी बनाया मिसाइल, पहले 3-4 साल बनाने में लगेंगे, 3-4 साल मास लेवल पे खुद प्रोडक्शन करने में लगेंगे, फिर खुद टेस्ट भी करेगा जब कोई टसल हो, बैटल हो, फिर दुनिया को लगेगा कि ये तो प्रूव्ड है। ऐसे थोड़ी कोई खरीद लेता है, लोग नजर रखते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान की टसल हुई तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन वीपन यूज हो रहे थे, तो वो ये अमेरिका को टेंशन बढ़ जाती है कि हमारे वीपन सक्सेसफुल हो। अदरवाइज दुनिया में क्या जाता है एक मैसेज कि देखो यूएस के वीपन यहां फेल हो गए, इंडिया ने राफेल यूज किया तो उस पर नजर थी। मतलब ऐसे किया नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसी न्यूज थी, खबरें थी। किया था नहीं किया था वो अलग बात, अगर किया होगा तो उस पर लोग देखते हैं कि अच्छा फ्रांस की टेक्नोलॉजी, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये यूएस की टेक्नोलॉजी वर्सेस फ्रांस की टेक्नोलॉजी की थी। और इंडिया की तो इंडिजिनस थी, उसमें पिनाका मिसाइल्स हो गए, इंडिया की तो खुद की थी। तो इस चीज में क्या है कि लोग की नजरें रहती है, लेकिन लॉन्ग गेस्टेशन 10 साल 12 साल वेट करने के बाद फिर कोई एक ऑर्डर आएगा जिससे आपकी कोई कॉस्ट तो पूरी कवर होने से रही। तो इसमें लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड्स होते हैं विच स्ट्रेन्स द बजट एंड डिस्करेजेस प्राइवेट प्लेयर्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न में आ गया। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे। हाँ, उससे लॉ सैलरी होती है, ब्रेन ड्रेन होता है, ये सब पार्थिव आपने सही लिखा, बट उसका एक अलग पैराग्राफ बन जाएगा, वो लिखेंगे। चलिए अगला बनाइए। हमेशा यही चैलेंजेस बताए मैंने, फाइनेंस, स्किल गैप, मैन पावर, रेड टेपिज्म, यही बताया बस। ये 4 चैलेंजेस पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही घूम फिर के आते हैं और इसी पे लिखना है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा बेटा स्किल गैप। स्किल गैप पे लिखिए, स्किल और टेक्नोलॉजिकल गैप लिख सकते हैं, एजुकेशन पे लिख सकते हैं, बनाइए। साउंड वॉर, साउंड वॉर क्या होता है पीयूष? व्हाट डू यू मीन बाय साउंड वॉर? साउंड डिस्टर्बेंस, इको हो रहा है, इको कैसे क्रिएट हो रहा है? अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा, ठीक। साउंड वॉर छेड़ दिया मैंने, है बहुत जल्दी कमेंट निकल जाता है ऐसे तुम्हारे मजाक मजाक में। चलिए लिखेंगे स्किल गैप में, कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्स कटिंग एज। कटिंग एज अगर डिफेंस टेक्नोलॉजीज हमें लानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज चाहिए। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज अगर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज चाहिए। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज हमें चाहिए होती है, और इंडिया ऑलरेडी फेसेस
शॉर्टेज ऑफ हाई एंड रिसर्च टैलेंट पूल। क्या इंडिया के पास किस चीज की कमी है? इंडिया ऑलरेडी फेसेस शॉर्टेज ऑफ हाई एंड टैलेंट या रिसर्च पूल ड्यू टू ह्यूज ब्रेन ड्रेन। हमारे पास डिफेंस साइंटिस्ट की कमी है, सिस्टम इंजीनियर्स की कमी है, वी डोंट हैव एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस की कमी है, हैं? बिटू बॉम्बर, हाँ, यस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो यहां से साइंटिस्ट जाकर वहां बना रहे हैं। जैसे B2 बॉम्बर, देखा है अभी फोटो देखिए बॉम्बर की, B2 बॉम्बर। जॉइंट है अपने आप में, एक ऐसा लगता है कि चलता फिरता शहर आ रहा है, अलग ही है उसका, अलग ही बॉम्ब, मतलब उसकी शेप इस तरीके से ये लगता है कि 10-15 एयरक्राफ्ट अपने साथ ही लेकर चलता है। बॉम्बर्स तो है ही फेमस, वो तो यूज होते हुए हैं बहुत सारे। ये सब बाहर जाके किसने बनाया? हमारे लोगों ने बनाया। तीसरा जो चैलेंज लिखेंगे वो लिखेंगे रेड टेपिज्म। वेरी गुड, हाँ, फ्लाइंग विंग डिजाइन, वेरी गुड प्रवीण, आदेश प्रीत, एजे, दीपेश, अशोक, बहुत बढ़िया। हाँ, लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेम में एडमिशन नहीं है, स्टेम में कोई जाना नहीं चाहता है। वेरी गुड गरिमा, बहुत बढ़िया। चलिए अब लिखिए रेड टेपिज्म पे, रेड टेपिज्म या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेस पे क्या चैलेंज हो सकता है? चलिए, अभी भी ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी नहीं लिख रहे हैं। बेटा थोड़ा हाथ चलाओ, लिखो, अगर लिख दिया है तो कमेंट बॉक्स में जाओ कि तुम पैराग्राफ, क्योंकि मैं बोल बोल के लिखवा भी तो रहा हूं, उससे तो सीखो। करप्शन पे बनाने की कोशिश करो। देखो शाम को भी 2-3 बच्चे ऐसे आए हैं ऑफलाइन बैच में, तुमने देखा होगा कि बिल्कुल मतलब हिंदी भी बोलनी नहीं आ रही है, 3 दिन 4 दिन क्लास ली तो लिखना आ रहा है, बोलना आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, सोच पा रहे हैं, कीवर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं, ऐसे भी हुए। बहुत सारे ऑनलाइन वाले बच्चे ये कह रहे थे मुझे कि सर सब कुछ हो गया, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी लिखने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लिखा नहीं जा रहा। तो उसके लिए मैं तो एक कि आप कोशिश करें ऑफलाइन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बैच साइज कम भी है और कहीं ना कहीं आप लिखेंगे ही, पेन लेके सिर्फ बैठे तो नहीं रह सकते आप मेरे सामने, इतना तो मैं इंश्योर कर दूंगा कि आप फोकस्ड इन्वायरमेंट में लिखेंगे। चलिए बनाइए, रेड टेपिज्म पे बनाइए। क्या वो नहीं बना इनसे? हम्म, कॉमन चीज होगी, इसमें फिट नहीं हो पा रही, होएगी। आप वही तो प्रयास है, वही तो मेहनत है। देखिए बहुत बढ़िया। देखो 3 इन्होंने लिखा है, वही लिखना है। 3 सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे ब्यूरोक्रेसी की, जो डिफेंस में नहीं हर जगह रोकते हैं। एक तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आता जल्दी से, किससे नोटिस लेना है, किससे परमिशन लेना है। दूसरा लेंदी, 2 महीने 3 महीने तुम अप्लाई करो कॉपीराइट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, पेटेंट के लिए, 1 साल 2 साल लग रहा है। फिर रिस्क अवर्स है, मतलब ये लोग चाह के भी इनोवेट नहीं करते। उसका कारण मैंने बताया था तुमको, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की गलती नहीं है, लेकिन ये 3 फीचर है, कॉम्प्लेक्स, लेंथी और रिस्क अवर्स। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स लेयर्स ऑफ अप्रूवल्स। क्या क्रिएट होती है? लेयर्स ऑफ अप्रूवल। आप प्राइवेट स्टार्टअप ओपन करो कि साहब हमको ड्रोन बनाने हैं, तो तुम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से पहले परमिशन लो, फिर डिफेंस से लो, फिर लोकल अथॉरिटी से लो, फिर अगर तुम इस पे पेटेंट क्रिएट करने जा रहे हो तो पेटेंट के लिए अप्लाई करो, है ना?
पेटेंट के लिए अप्लाई करोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जाओगे, ऐसे करके लेयर्स ऑफ अप्रूवल्स होती है और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रायल प्रोसीजर में। आप ट्रायल करके देख लो, परमिशन मिल गई 1 साल 2 साल, लेकिन फेल हो गए तो फिर जितना देश में कोई बिजनेस खोलना आसान है उससे ज्यादा कठिन है उसको बंद करना। तो लोग हायर कर लिए, बड़ा किया, लेकिन नहीं चला तो तुम बंद नहीं कर सकते। यू नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, बहुत कंपनसेशन देना पड़ता है। सेक्शन 25F इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आप जल्दी से ले ऑफ, जल्दी से रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकते, परमिशन चाहिए, पैसा देना पड़ता है, कारण बताने पड़ते हैं। तो जितना एंट्री मुश्किल है बिजनेस खोलना, उतना ही एग्जिट भी मुश्किल है हमारे देश में। ठीक है, तो ट्रायल प्रोसीजर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्लो डिसीजन मेकिंग है। इससे क्या होता है, इट डिलेज इनोवेशन साइकिल्स, हमारे इनोवेशन साइकिल क्या हो जाते हैं और डिले हो जाते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षत, आदेश, प्रीत, नीतीश, यही है बेटा, यही ऐसे लिखना। कौशिक, दीपेश, सौम्यदीप, अतुल, बढ़िया। ठीक है, अगर आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बना भी लेते हो, इंपोर्ट नहीं, एक तो इंपोर्ट करने के रूल्स ही अलग है, तुम अगर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बना भी लेते हो तो प्रोक्योरमेंट रोल्स बहुत टफ है, और स्टिल फॉरेन जो काउंटर पार्ट्स हैं हमारे, वो तब भी सुपीरियर हो जाते हैं, हम तब भी उस लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। क्या रिपीट करना है बेटा? सर प्लीज रिपीट 3 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट रिपीट करने हैं? अगर किसी ने नहीं सुना हो, लाइव क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड डल जाएगी तो उसको सुन लेना। ठीक है, लेयर्स ऑफ अप्रूवल्स, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रायल प्रोसीजर और स्लो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी पैरालिसिस, ये सब डेटरेंट क्रिएट करते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाने में, और वो हो भी जाती है तो फिर प्रोक्योरमेंट रूल्स बहुत टफ है। आपने ट्रायल कर लिया, अब मास लेवल पे प्रोडक्शन करोगे, उसके लिए भी फिर यू नीड परमिशन। ठीक है, चलिए, और कोई हो सकती है यहाँ पे चैलेंज? इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। सर आप बोलते हो किस टॉपिक पर लिखो तो लिख देते हैं, लेकिन जब खुद लिखने बैठते हैं तो ये पॉइंट्स याद ही नहीं आते जिन पर लिखें, सब कुछ मिक्स कर देता हूं। तो थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो आप खुद से लिखने के लिए, थोड़ी और बार बार लिखो, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको याद करके उसको फिर से लिखने करो, उसको याद करने की कोशिश करो। वो तो प्रैक्टिस की बात है बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, है ना। ये क्लास में मैं थोड़ा फोर्सफुल प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बट 1 घंटे 2 घंटे क्लास से ज्यादा मैं पूरे दिन तो साथ बैठ नहीं सकता। तो वो उसके लिए आप कोशिश करिए, जो पढ़ाया उसको फोर्सफुली वापस लिखिए, अपने तरीके से लिखिए और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ने का काम भी चालू रखना है। थोड़ा थोड़ा ट्यूटोरियल्स पढ़ते रहो, मैगजीन्स पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ रीड करते रहो, अपने आप वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती है। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाइए, गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चैलेंज है। ये प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों की, नहीं आ पाता है खुद से। सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो फाइनेंशियल में नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, फाइनेंशियल अलग है। सोचो, सोचो कैसे अलग है, नहीं है तो मैं बताता हूँ, सोचो, 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो।
देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डिफेंस के टर्म्स में अगर सोचो तो क्या कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे, कीवर्ड्स क्या है? इंडिया लैक्स वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग, हाँ, वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब्स एंड रेंजेस, फैक्ट्रीज फॉर मास प्रोडक्शन उनकी कमी है, सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज की कमी है, एक्सपेरिमेंटल लैब्स की कमी है, टेस्टिंग ही नहीं है ना। टेस्टिंग हम कहाँ टेस्ट करें? हम, मैंने मिसाइल बना ली और मैंने ड्रोन बना लिया, अब कहाँ टेस्ट करूं? लोकल अर्बन एरिया में खुल्लम खुल्ला टेस्ट कर नहीं सकता हूं, कहाँ करूं फिर? even if they are available, they are monopolized by few agencies. वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग रेंज में, वाइन टनल में, सिमुलेशन लैब्स इनको हम कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल लैब, सिमुलेशन लैब्स में कमी होती है, और ये सब होने के बाद सर्टिफिकेशन फैसिलिटी नहीं होती भी है तो दे आर ओवरबुक्ड और दे आर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल ओनली। ओवरऑल इससे इंडिया की एबिलिटी टू लेवरेज ग्लोबल मार्केट रिड्यूस हो जाती है, हम फिर यूज नहीं कर पाते अपने रिसोर्सेस को। ब्रेन ड्रेन तो हो गया पीयूष, कितना ब्रेन ड्रेन करोगे? हो गया बेटा, स्किल में लिख दिया। ठीक है, लिख देंगे। हाँ हाँ ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर्स की कमी है, वेरी गुड। और ठीक है ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ बन रहे हैं आप लोगों के, बट ठीक है, जो कीवर्ड मैंने बताया वो लिख लेना। अब सरकार ने क्या किया बेटा? सरकार ने इन सब के लिए डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है। आईडीएक्स नाम के बहुत सारे, ये एक वैसे तो डिपार्टमेंट है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट। और भी सरकार ने, जैसे आत्मनिर्भर भारत है, वो डिफेंस सेक्टर पे और भी ज्यादा केंद्रित है। और क्या किया हमने इंडिजिनस के लिए? इंपोर्ट कम कर दिया है, 100% एफडीआई अलाउ कर दी है, प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज किया जा रहा है। यस, सोल्यूशन अब इन सबको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? क्या करना पड़ेगा? इस हमारी इनोवेशन स्ट्रेटेजी में हमें आर&डी पे फोकस करना पड़ेगा, प्राइवेट कोलैबोरेशन पे फोकस करना पड़ेगा, एथिकल वीपनाइजेशन, मतलब वीपन्स का यूज हो बट एथिकल तरीके से हो, नैतिक तरीके से हो, उस पर फोकस करना पड़ेगा ताकि सिक्योरिटी के साथ सस्टेनेबिलिटी भी आए। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं सोल्यूशन में? सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, ग्रांट फैसिलिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरीज विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर वी कैन क्रिएट। और क्या कर सकते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग दे सकते हैं। वायबिलिटी, जिन भी प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसमें आके उसको सपोर्ट करती है, उसको कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, वो दे सकते हैं। और कैसे इनोवेशन बढ़ा है डिफेंस सेक्टर में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, आप तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ। थोड़ा सा फ्री हैंड दे दो। इसको लिखेंगे कैसे कि थोड़ा सा फ्री हैंड देंगे? यही तो सोचिए सोचिए और सॉल्यूशन सोचिए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, या ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, नहीं पता ट्रैक टू ट्रैक 3 डिप्लोमेसी? एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग गूगल पे आज पढ़ेंगे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, ये क्या होती है? 1.5 भी होती है, 3 भी है। ऑलरेडी ट्रैक 1 तो चल ही रही है जो नॉर्मल कन्वेंशनल है, ये पढ़ के आइएगा आप, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 1.5, और कल मैं क्लास में सुनूंगा। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी कोलैबोरेशंस बढ़ा सकते हैं, साइंटिस्ट्स को एक अपर हैंड दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? फ्री एंड फेयर रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड गरिमा। रेजिलिएंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया।
चलिए सोल्यूशन क्या है? डिफेंस इनोवेशन इज द आर्मर ऑफ मॉडर्न नेशन। हमारे मॉडर्न नेशन का एक सुरक्षा कवच है डिफेंस इनोवेशन, जिसमें हमें 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, साइंस, स्ट्रेटजी और सेल्फ रिलायंस। 3S वी हैव टू फोकस अपॉन, साइंस, स्ट्रेटजी और सेल्फ रिलायंस। और वही कीवर्ड आपको जो यूज करने आप कर सकते हैं जो मैं बता चुका हूं, वॉल्यूम टू वैल्यू, डिपेंडेंस टू डिजाइन, वल्नरेबिलिटी टू विजिलेंस या रेस्ट्रेंट टू रेजिलियंस, या फिर लिमिटेशन टू इन्वेंशन। इमिटेशन टू इन्वेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी टू डिजाइन, वॉल्यूम टू वैल्यू, ऑटोमेशन टू इंटेलिजेंस कर सकते हैं। कितनी बार बता चुका हूं मैं ना, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। जिसको समझ में आ गया ऑनलाइन में एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख के बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को पूरा लेक्चर ठीक से बैठ गया दिमाग में। हाँ, वेरी गुड कौशिक, बहुत बढ़िया, बढ़िया कोट है, ठीक है। वेरी गुड गरिमा। डिफेंस इनोवेशन नीड्स सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सॉवरेनिटी, ठीक, बढ़िया। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आराम से। कंक्लूजन बोलो। आराम से आराम से, कोई बात नहीं, आराम से। ठीक, एक लाइन लिखी है, डिफेंस इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट ओनली द इनोवेशन बट आल्सो द स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, कीपिंग इन माइंड द एडवांसमेंट्स हैपनिंग इन ग्लोबल विलेज। यस, ये कीवर्ड है जो पीवाईक्यू में आया हुआ था, टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल विलेज। तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम बात करें कि ओवरऑल इंडिया नीड्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप बोल रहे हो, टू मेक अ प्लेस या टू बी अ लीडर ऑफ ग्लोबल विलेज। तो जब आप ये लिखते हो तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं खुश होगा, इंप्रेस होगा कि इस बंदे को पीवाईक्यू का पता है। ग्लोबल विलेज इज अ टर्म व्हिच वाज यूज्ड बाय एग्जामिनर इन पीवाईक्यूज, टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल विलेज, अगर आपको याद हो तो। सो आई एम फेसिंग इशू इन अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आई मिक्स अप ऑल द कंटेंट। मतलब मिक्स अप कैसे कर देते हो मुझे समझ नहीं आया। एक बार आप ग्रुप में लिख के उसको डिटेल्ड में समझाओ मुझे कि मिक्सअप कैसे कर देते हो, किस किस टॉपिक में हुआ है, फिर मैं बात करता हूँ ग्रुप में ही, ठीक है। चलिए, वेरी गुड दीपेश, प्रवीण, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।